स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में क्लोनिंग वेक्टर हेडिंग पढ़ रहे थे। और क्लोनिंग वेक्टर में इंट्रोडक्शन वाला ये पार्ट कंप्लीट कर लिया था कि दो क्लोनिंग वेक्टर हैं, एक है प्लाज्मिड और दूसरा है बैक्टीरियोफेज। उसके बाद यहाँ से नया चीज स्टार्ट हो जाती है। हेडिंग डालिए फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। और उसमें से प्लाज्मिड की किसी भी प्लाज्मिड जिसका इस्तेमाल हम लोग क्लोनिंग वेक्टर की तरीके से कर रहे होंगे, उस पर्टिकुलर क्लोनिंग वेक्टर में कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज होनी ही चाहिए। जैसे कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी, तो सबसे पहले तो उसमें कोई ना कोई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट या वो सीक्वेंस होना चाहिए जहाँ से रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है। तो एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पूरी साइट होनी चाहिए। दूसरा, कोई ना कोई ऐसी साइट होनी चाहिए जो ये पता कर सके या जिसकी मदद से ये पता कर सके कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, या कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन रिकॉम्बिनेंट नहीं है। मतलब सिलेक्टेबल मार्कर साइट होनी चाहिए। फिर तीसरी, ऐसी भी कोई साइट होनी चाहिए जिसको क्लोनिंग साइट कहते हैं। ये वो साइट होती है जहां रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कट करता है। मतलब इसको रिस्ट्रिक्शन साइट भी कह सकते हो, रिकॉग्निशन साइट भी कह सकते हो। तो क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट भी होनी चाहिए, तीसरी शर्त है। तो कम से कम तीन तो इम्पॉर्टेंट है। एक और साइट होनी चाहिए आरओपी साइट। ये आरओपी साइट कौन सी है? ये वो साइट होती है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होती है। तो अगर मोटा मोटा देखें तो किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में हमको चार प्रॉपर्टी देखनी चाहिए। कौन कौन सी? तो एक ओरी साइट होनी चाहिए, दूसरा क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, क्या सेलेक्टेबल मार्कर साइट होना चाहिए, और आरओपी। सभी साइट की अपनी अपनी पहचान है। ओरी साइट की क्या पहचान है, सेलेक्टेबल मार्कर साइट की क्या पहचान है, या क्लोनिंग साइट की क्या पहचान है, या आरओपी साइट की क्या पहचान है, ये हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो पहले इतना लिख लीजिए। फीचर में कम से कम चार फीचर होने चाहिए। प्रेजेंस ऑफ ओरी साइट जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट भी कहते हैं। दूसरी शर्त है प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर साइट। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ, बातचीत ना करें, क्लोनिंग साइट। बाकी लोगों से पूछो। चौथा प्रेजेंस ऑफ आरओपी साइट। कम से कम चार साइट होनी ही चाहिए। ओरी साइट, सेलेक्टेबल मार्कर साइट, क्लोनिंग साइट और आरओपी साइट।
पहली है, एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। तो किसी भी प्लाज्मिड को यदि हम क्लोनिंग वेक्टर कह रहे हैं तो क्लोनिंग वेक्टर कहने के लिए कुछ तो शर्तें होनी चाहिए। तो वो ये 4 शर्तें हैं। पहली शर्त, हेडिंग डालिए, ओरिसाइट। या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो याद रखना है। किसी भी प्लाज्मिड का वह स्पेसिफिक रीजन जहां के बेस सीक्वेंस ये तय करें कि रेप्लिकेशन यहीं से शुरू होगा, जो इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन को रेगुलेट करें या डिटरमाइन करें या कंट्रोल करें, कुछ भी कह सकते हो, उसी सीक्वेंस या उसी साइट को कहेंगे क्या? ओरी साइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कहने का मतलब है यदि इस साइट के साथ हम आर्टिफिशियल डीएनए जो या अपना जो डिजायर्ड डीएनए है, यदि उसको हम जोड़ दें तो जब इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो साथ में उसका भी रेप्लिकेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन। दूसरा, इस ओरी साइट का दूसरा काम ये है कि ये नंबर ऑफ कॉपी भी तय करता है। तो ओरी साइट 2 काम करता है, इनिशिएट भी कराता है और नंबर भी तय करता है। कितनी कॉपी नंबर बनेंगी, 2 बनेंगी, 4 बनेंगी, 10 बनेंगी, 20 बनेंगी, कितनी बनेंगी, ये कौन तय करेगा? ओरी साइट। इसी नाते यदि हम मल्टीपल कॉपी बनवाना चाहते हैं तो उस वेक्टर को हम चुनेंगे एज ए क्लोनिंग वेक्टर जिसका ओरी साइट क्या करता हो? लार्ज नंबर ऑफ कॉपी को सपोर्ट करता हो। सिर्फ 2 क्वेश्चन लिख लीजिए। साइट ऑफ प्लाज्मिड विद a specific base sequence that initiate replication। एक क्वेश्चन। ये साइट ऑफ प्लाज्मिड है दैट कंट्रोल कॉपी नंबर। तो यदि फॉरेन डीएनए ligate to this site, क्या हो जाएगा? एलियन डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा इन होस्ट सेल फॉर मेकिंग multiple copy of alien DNA। किस प्लाज्मिड को सेलेक्ट करोगे या प्रिफर करोगे? तो उस प्लाज्मिड को प्रिफर करेंगे जिसका ओरी साइट ज्यादा कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो। क्लोनिंग वेक्टर ओरी साइट सपोर्ट
हाई कॉपी नंबर, यदि हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता होगा तो उसी को हम लोग क्या कर देंगे, प्रीफर कर देंगे। चलिए अगली हेडिंग, अगली हेडिंग है सेलेक्टेबल मार्कर साइट। सेलेक्टेबल मार्कर साइट, सिर्फ 2 क्वेश्चन इधर देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर होस्ट सेल है, बातचीत ना करें, और ये मान लेते हैं कि कोई फॉरेन डीएनए है। तो यदि इस फॉरेन डीएनए को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और यहाँ ये पहुँच जाए तो कुछ ना कुछ होस्ट सेल में चेंज आएगा। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहोगे और होस्ट सेल को ट्रांसफॉर्मेंट कहोगे। तो यदि होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए क्या, एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए, तो इस होस्ट सेल को कहोगे ट्रांसफॉर्मेंट्स। अच्छा, यदि इसमें इंट्रोड्यूस ना किया जाए, यदि इसमें इंट्रोड्यूस ना किया जाए तो इसी होस्ट सेल को कहोगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो क्या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से आपको प्रोडक्ट मिलने कोई उम्मीद है? नहीं है। जब आप कल्चर कराओगे, कल्चर मीडियम में आप सेल ग्रो कराओगे, तो कौन सी सेल ग्रो करनी चाहिए? वो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगी, तभी तो प्रोडक्ट मिलेगा। तो जब बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसीजर की जाती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो इंट्रोड्यूस नहीं होता है, और बहुत बार इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेप पर हमको ये पता करना होता है कि जो सेल हम ग्रो कराने जा रहे हैं कल्चर मीडियम में, क्या वो ट्रांसफॉर्मेंट है या ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। भाई होस्ट बोलेगा थोड़े कि हमारे अंदर डीएनए आ गया है, हमको ले चलो कल्चर मीडियम में ग्रो कराओ, हम वैक्सीन बना के देंगे। आपको पता करना पड़ेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी में जब एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस हुआ है, एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये भी तो पता करना होगा। तो पता करेंगे कैसे? तो इसका मतलब है कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जो ये पता कर सके कि कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन क्या है। इस केस में होस्ट सेल को क्या कहोगे? ट्रांसफॉर्मेंट्स कहेंगे। तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जो ये पता कर सके या जो हमको बता सके कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है और ये ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। तो जो कंक्लूसिव लाइन है वो सुन लीजिए। किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में कोई ना कोई स्पेसिफिक साइट होनी चाहिए जो ये हेल्प कर सके, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट। आइडेंटिफाई करके करोगे क्या? तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल होगी उसको एलिमिनेट कर देंगे, वो आपके किसी काम का नहीं है, और जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल होगी वो आपके काम की है। तो आप आइडेंटिफाई करोगे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, उसके बाद नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आप एलिमिनेट करोगे और ट्रांसफॉर्मेंट को आप परमिशन दोगे कि आप क्या करो, कल्चर मीडियम में ग्रो करो, आगे देखा जाएगा। तो उसी साइट को क्या कहोगे? सेलेक्टेबल मार्कर साइट।
किसी भी क्लोनिंग वेक्टर की वो साइट जो हेल्प करे आइडेंटिफाई करने में कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तभी हम कर क्या पाएंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट कर पाएंगे और ट्रांसफॉर्मेंट को क्या कहेंगे, हेल्प करेंगे कि आप ग्रो करो और मल्टीप्लाई करो। तो ये काम कौन करेगा, तो ये काम जो भी करेगा उसका नाम कहोगे क्या, सेलेक्टेबल मार्कर। इस नाते वो मार्क कर रहा है कि हाँ ये ट्रांसफॉर्मेंट है और ये ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। दूसरा, ये काम फिर करेगा कौन, तो किसी भी पर्टिकुलर प्लाज्मिड में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होती है या उसका जो जीन होता है वही काम करता है किसका, सेलेक्टेबल मार्कर का। दूसरा सवाल, अगर मान लेते हैं कि ये होस्ट सेल ई कोलाई है, मान लेते हैं कि ये होस्ट सेल ई कोलाई है, तो बताओ कौन सा सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेगा। तो ई कोलाई में किसी भी एंटीबायोटिक के लिए कोई भी रेजिस्टेंट जीन नहीं पाया जाता है। तो चाहे जो भी एंटीबायोटिक हो, जैसे चाहे वो टेट्रासाइक्लिन हो, चाहे वो एम्पिसिलिन हो, चाहे वो क्लोरोएम्फेनिकाल हो और चाहे वो काइनामाइसिन हो, इन सब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के जो जीन हैं वो किसका काम करते हैं, तो आंसर दोगे सेलेक्टेबल मार्कर साइट। ये दिमाग में मत फिट कर लीजिएगा कि सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट ही सेलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं, एंटीबायोटिक ना हो वो भी सेलेक्टेबल मार्कर का काम कर सकता। कैसे, अभी आपको हेडिंग में समझाएंगे, इस बार क्वेश्चन भी आया है। हाँ, ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट ही किसका काम करती हैं, तो कहोगे सेलेक्टेबल मार्कर का काम करती है। कौन कौन से, तो वो 4 एंटीबायोटिक एनसीईआरटी में दी है। कैसे करती है ये भी हमने आपको नहीं बताया, ये अभी आगे बताएंगे आपको। तो 2 लाइन लिख लीजिए। एनी site of plasmid that help in identification of non transformants and transformants। अब किस दोनों को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या, इनको आइडेंटिफाई कर लो तो इनको निकाल दो, तो जो बचेंगे वो कौन से हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएंगे। तो आइडेंटिफाई करो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरा, एंड एलिमिनेट कर दो किनको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड परमिट ग्रोथ ऑफ क्या, ट्रांसफॉर्मेंट्स ओनली। ऐसी किसी भी साइट को क्या कहोगे, ऐसी किसी भी साइट को आप सेलेक्टेबल मार्कर साइट कहोगे। ऐसी कोई भी साइट जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई कर ले और उनको एलिमिनेट करने में मदद करे। इसका दूसरा मतलब भी तो है, ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट कर ले और उनको ग्रो कराए, उसी को हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। दूसरा, इन प्लाज्मिड्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन
मोस्टली एक्ट एज सेलेक्टेबल मार्कर इन ई कोलाई होस्ट। यदि ई कोलाई होस्ट है, उसमें आपने फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ही क्या करेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेंगी। क्यों? बिकॉज ई कोलाई not have any gene of antibiotic resistance। फॉर ई कोलाई कौन कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन? तो 4 नाम है। जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कौन कौन से? तो एम्पीसिलिन, कामा टेट्रा साइक्लिन, कामा क्लोरोएम्फेनिकाल, एंड कानामाइसिन। काम की सिर्फ 4 बातें हैं कि जब कभी किसी पर्टिकुलर होस्ट में एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करते हो, यदि इंट्रोड्यूस हो जाता है तो ट्रांसफॉर्मेंट, नहीं होता है तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कैसे पता चले कि इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है? तो ऐसा कोई न कोई तरीका जो ट्रांसफॉर्मेंट को क्या करे, सेलेक्ट करे और उनको ग्रो कराए, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, बैठ जाओ, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे। उसी तरीके का नाम क्या रखोगे, सेलेक्टेबल मार्कर। मोस्टली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन काम करती हैं सेलेक्टेबल मार्कर का, लेकिन ओनली मत कर दीजिएगा, कोई और भी जीन है जो सेलेक्टेबल मार्कर का काम कर सकते हैं। हाँ, ई कोलाई यदि होस्ट है तो 4 एंटीबायोटिक हैं, उनके रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं। एक क्वेश्चन, क्यों करते हैं? तो कहोगे उसमें कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं पाया जाता है। अगली हेडिंग चलिए, क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट। प्लाज्मिड का वो स्पेसिफिक रीजन जो किसी भी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के रिकॉग्निशन साइट का काम करे, और वो साइट होगी कौन सी? वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी। फिर से सुन लेते हैं, किसी भी प्लाज्मिड का वो स्पेसिफिक रीजन जो कि किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस का काम करेगा, उसी जगह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कट कर देगा। मान लेते ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, यहीं से कट करेगा, तो जहां से कट करेगा उसी जगह तो आप फॉरेन डीएनए जोड़ोगे, कि काटेंगे यहां से और जोड़ेंगे यहां, ऐसा तो करेंगे नहीं। जिस जगह जोड़ते हैं उस जगह को क्लोनिंग साइट कहते हैं।
लेकिन कहाँ जोड़ोगे, तो जहाँ से काटोगे वहीं जोड़ोगे। इसी नाते जो रिकॉग्निशन साइट होगी वही क्या हो जाएगी, क्लोनिंग साइट हो जाएगी। किसी भी प्लाज्मिड की वो जगह जो किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा आइडेंटिफाई की जाती होगी, वो उस एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट होगी या रिस्ट्रिक्शन साइट होगी। उसी जगह से कट करेंगे तो उसी जगह एलियन डीएनए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जिस जगह जोड़ेंगे उसी जगह का नाम क्या होगा, क्लोनिंग साइट। जब आप जोड़ दोगे तो इसमें ओरी साइट पहले से मौजूद है, जब इसकी कॉपी प्लाज्मिड की बनेगी तो आपका जो एलियन डीएनए होगा उसकी भी कॉपी बन जाएगी। बस अक्सर कहाँ जोड़ते हैं, तो क्लोनिंग साइट अभी एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, पीबीआर 322 एक प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, नेचुरल नहीं है, वो सिंथेटिक प्लाज्मिड है। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड में बहुत सारी क्लोनिंग साइट हैं, बहुत सारे एंजाइम के लिए क्लोनिंग साइट है, जैसे बाम H1 के लिए भी है, साल 1 के लिए भी है, PVU फर्स्ट के लिए भी है, PST फर्स्ट के लिए भी है, PU सेकेंड के लिए भी है, EcoR1 के लिए भी है, कई और एंजाइम के लिए, CLA1 के लिए भी है। तो जितने उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड पर जितने पॉइंट लगे हैं वो सब क्लोनिंग साइट हैं। स्पेसिफिक क्लोनिंग साइट होती है स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के लिए। जैसे बाम H1 की क्लोनिंग साइट टेट्रासाइक्लिन वाले एंटीबायोटिक जीन में है, जबकि जो साल 1 है वो भी टेट्रासाइक्लिन में है, जबकि PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट किस में है, एम्पीसिलिन वाले में। लिख लीजिए। स्पेसिफिक site of plasmid that act as recognition site या restriction site for restriction endonuclease। cloning site is site of plasmid at where foreign DNA link to प्लाज्मिड। काहे के लिए, फॉर क्लोनिंग ऑफ एलियन डीएनए इन होस्ट। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड PBR थ्री 22 हैव, तो कहोगे दो क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट और दूसरा मेनी क्या है, क्लोनिंग साइट फॉर एंजाइम। किसके किसके, तो बहुत सारे, जैसे बाम H1 है, जैसे साल
वन है PVU, फर्स्ट है PST, फर्स्ट है PUV, सेकेंड है CLA, फर्स्ट है हिंड, वन है कि टू, हिंड थर्ड है, और इको R वन है। और एक ROP साइट भी है। यही डायग्राम बना लेते हैं इसका। अब एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है इंसर्शन ऑफ जीन विद हेल्प ऑफ ARMH1। BAMH1 की मदद से फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया गया, किसमें? PBR 322 में। याद रखिएगा ये आर्टिफिशियल है। इसका नाम ये क्यों पड़ा? अरे PBR रखना चाहिए, सिनेमा का कुछ फीलिंग आ जाती। तो P से तो प्लाज्मिड है, BR क्या है? तो ये दो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम है, बाकी आगे नंबर दिया हुआ है। तो ये आर्टिफिशियल हुआ क्या है कि नेचुरल प्लाज्मिड में मॉडिफाई करके ये बनाया गया था। तो नेचुरल प्लाज्मिड में कुछ चेंज किया और इसको बना दिए। अब मान लेते हैं कि BAMH1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का इस्तेमाल करके
कोई फॉरेन जीन यहाँ इस जगह इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट है, जब कभी किसी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके कोई जीन इंट्रोड्यूस करते हो या डीएनए इंट्रोड्यूस करते हो, तो अगर उस जगह से आप काट दोगे तो वो जीन डैमेज हो जाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डैमेज हो जाएगा। कहने का मतलब कहीं भी इंट्रोड्यूस करोगे, मान लेते हैं आपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, हो सकता है इस जगह कोई पर्टिकुलर एक्स नाम का जीन पाया जाता हो जिससे कोई वाई फिनोटाइप आता हो, तो यदि आप हिंड थर्ड का इस्तेमाल कर दोगे तो यहाँ का जीन डैमेज हो जाएगा और वाई फिनोटाइप नहीं आएगा। तो अगर आप यहाँ से इंट्रोड्यूस करोगे BAM-H1 की मदद से, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इस घटना को कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो यहाँ जो एग्जाम्पल समझाया गया है वो BAM-H1 वाला ही समझाया गया है। यदि एलियन डीएनए को PBR 322 में इंट्रोड्यूस किया गया है एट BAM-H1 साइट, तो रिजल्ट क्या होगा, तो कहोगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डैमेज हो जाएगा। और इस घटना को क्या कहोगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। लेकिन क्या एम्पीसिलिन भी डैमेज हो जाएगा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन डैमेज नहीं होगा। तो कौन सा रेजिस्टेंस बचा रहेगा और कौन सा रेजिस्टेंस समाप्त हो जाएगा, तो टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी इस प्लाज्मिड में नहीं बचेगी, लेकिन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी इस प्लाज्मिड में बची रहेगी। लिख लीजिए, इफ एलियन डीएनए introduce in PBR 322 plasmid at BAM-H1 साइट, क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डैमेज हो जाएगा। और इस घटना को क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अच्छा, यदि PVU फर्स्ट की साइट पर इंट्रोड्यूस करते तो एम्पीसाइलिन रेजिस्टेंट जीन डैमेज हो जाता। मतलब जब आप जीन इंट्रोड्यूस करते हो तो कोई ना कोई जीन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मान लेते हैं कि ये PBR 322 है और मान लेते हैं इसमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट है, कहाँ, BAM-H1 साइट पर। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो जाएगा। इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, इसमें होस्ट सेल कौन सी, ई कोलाई में। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। ये मान लेते हैं ई कोलाई है, उसमें ये PBR 322
प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हो गया है और उसमें ये क्या है, उसमें ये पर्टिकुलर एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस है। तो इस इकोलाई को कहोगे क्या, ट्रांसफॉर्मेंट कहोगे कि नहीं कहोगे? भाई इसमें एलियन जीन इंट्रोड्यूस हो गया है, तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेंट में इसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट? रिकॉम्बिनेंट है, तो ये रिकॉम्बिनेंट भी तो है। लिख लो इतना। देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का इस्तेमाल सेलेक्टेबल मार्कर की तरीके से कैसे किया जाता है, वो मैकेनिज्म यहाँ है, देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ई कोलाई है और इस ई कोलाई के पास इसका अपना प्लाज्मिड है। पहले से पता है कि ई कोलाई के प्लाज्मिड पर कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का जीन नहीं पाया जाता। इसमें कोई भी फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो अगर नॉट इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए या नॉट इंसर्शन ऑफ PBR320 होगा, तो जैसे पहले थे वैसे बाद में होंगे, और इसका मतलब कोई बदलाव नहीं होगा, तो क्या कहोगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब इस ई कोलाई को लीजिए और इसके ऊपर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल के देखिए, तो ये मर जाएगा, क्योंकि बाहर इसके पास पहले से कोई रेजिस्टेंट का जीन था नहीं और बाहर से कोई आया भी नहीं। इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन डालिए तो भी ये मर जाएगा। क्यों? टेट्रासाइक्लिन का पहले से था नहीं और बाहर से आया नहीं। चूंकि इसमें PBR322 आया नहीं है, तो ना तो एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट आया होगा और ना टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस आया होगा, तो ये एम्पिसिलिन में भी मरेगा, टेट्रासाइक्लिन में भी मरेगा। तो ऐसे ई कोलाई जो दोनों एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में मर जाएं, दोनों मीडियम में मर जाएं, वो क्या कहे जाएंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्यों? क्योंकि इनके पास पहले से ना तो एम्पिसिलिन का था ना टेट्रासाइक्लिन का था। एम्पिसिलिन डाले तो मर गए, टेट्रासाइक्लिन डाले तो मर गए। क्यों? जो था वैसे ही रहे, जैसे थे वैसे ही रहे। इसका मतलब क्या, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ये तो बात खत्म हो गई। अब दूसरा विकल्प देखें। ये दूसरा ई कोलाई है, इसमें PBR322 इंट्रोड्यूस तो हुआ है, लेकिन वो PBR322 इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो बिना चेंज वाला होगा उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहोगे। इस नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन का भी होगा जीन और टेट्रासाइक्लिन का भी जीन होगा। कहने का मतलब चूंकि PBR322 इंट्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस तो हुआ, और यदि फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा। इसका मतलब कन्फर्म ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है। अच्छा, यहाँ देखो, ये ई कोलाई है, इसमें भी प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन प्लाज्मिड चेंज इंट्रोड्यूस हुआ है। चेंज कौन सा? वही जो पीछे बताए हैं किससे, ये वाला जो इसमें बाम H1 के द्वारा कट कर गया था, वो वाला इंट्रोड्यूस हुआ वापस। तो देखिए, यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हुआ है। इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का एम्पिसिलिन वाला एरिया अभी वैसे था वैसे ही रहेगा। हाँ, टेट्रासाइक्लिन वाला डैमेज हो गया होगा और उसकी जगह क्या इंसर्ट कर गया है, डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट कर गया है। तो इस ई कोलाई और इस ई कोलाई में समानता देखो, इसमें भी बाहर से डीएनए आया है, इसमें भी बाहर से डीएनए आया है। इस नाते ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है, ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है। बस फर्क क्या है, इसमें जो आया है वो अनचेंज आ गया है और इसमें कौन सा आया है, चेंज वाला आया है। और चेंज का मतलब फिर वो रिकॉम्बिनेंट PBR322 आया है। बस इतना फर्क, दोनों में इंट्रोड्यूस, इसमें भी फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस, इसमें भी फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस, दोनों में इंट्रोड्यूस, तो दोनों क्या हो गए, ट्रांसफॉर्मेंट। बस फर्क देखिएगा, ये वो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया है और ये वो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया है।
तो दोनों में अंतर दिखाई पड़ेगा फिनोटाइप में। देखो इस इकोलाई की विशेष बात ये हो जाएगी कि इसके पास टेट्रासाइक्लिन वाला भी जीन आ गया है, एम्पीसिलिन वाला भी जीन आ गया है। इसके ऊपर यदि आप एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डालोगे तो इसको कौन बचा लेगा? ये बचा लेगा। और इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो कौन बचा लेगा? टेट्रासाइक्लिन बचा लेगा। तो ये ना ट्रांसफार्मेंट में कैसे हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये ग्रो कर जाएंगे एम्पीसिलिन में भी और ये ग्रो कर जाएंगे किसमें? टेट्रासाइक्लिन। तो ध्यान से सुने, जो किसी भी एंटीबायोटिक में ग्रो ना करें वो कौन से, और जो दोनों में ग्रो कर जाए वो ट्रांसफार्मेंट में नॉन रिकॉम्बिनेंट। और देखो इसकी खास बात ये है कि इसमें PBr 322 वो वाला इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें टेट्रासाइक्लिन वाला जीन डैमेज हो गया है, लेकिन एम्पीसिलिन तो अभी भी ठीक है ना। तो रिजल्ट देखो क्या है, इसके ऊपर यदि आप एम्पीसिलिन डालोगे तब तो ये बचा ले जाएगा, लेकिन अगर टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो टेट्रासाइक्लिन वाला तो डैमेज हो चुका है। इस नाते ये कैन ग्रो इन एम्पीसिलिन मीडियम, वो कहाँ नहीं ग्रो करेगा? टेट्रासाइक्लिन मीडियम। ध्यान से सुने, आप एक इकोलाई लीजिए, उसके ऊपर एम्पीसिलिन डाल के देख लीजिए, अगर वो एम्पीसिलिन से मर गया तो एम्पीसिलिन से मर गया तो टेट्रासाइक्लिन डालने की आवश्यकता ही नहीं है, वो क्या है? नॉन ट्रांसफार्मेंट है। एम्पीसिलिन डाले और बच गया, जरा देखो एम्पीसिलिन में ये भी बच रहा है, एम्पीसिलिन में ये भी बच रहा है। एम्पीसिलिन डाले और बच गया तो क्या ऑप्शन है? तो इसका मतलब वो ट्रांसफार्मेंट तो पक्का है, लेकिन हो सकता है अंदर से क्या हो, या अंदर से क्या हो। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन डाल के देख लीजिए, यदि टेट्रासाइक्लिन से मर गया तो क्या? रिकॉम्बिनेंट। और टेट्रासाइक्लिन से भी बच गया, क्या? नॉन रिकॉम्बिनेंट। फिर से सुन लेते हैं, ऐसा कोई भी इकोलाई जिसमें जीन इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया गया, जीन कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई बदलाव उसमें नहीं होगा, वो एम्पीसिलिन में भी मरेगा, टेट्रासाइक्लिन में भी मरेगा, उसका नाम नॉन ट्रांसफार्मेंट। बात खत्म। जीन इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया गया, जीन इंट्रोड्यूस हुआ भी, लेकिन अनचेंज्ड PBr 322 इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब उसके पास दोनों एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट के जीन पहुंच गए। एक दूसरा है जिसमें जीन इंट्रोड्यूस तो हुआ लेकिन उसमें रिकॉम्बिनेंट वाला इंट्रोड्यूस हो गया, उसमें एम्पीसिलिन वाला तो काम कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन वाला काम नहीं कर रहा। तो हमारे पास 3 ग्रुप मिल गए इकोलाई के। एक ग्रुप ऐसा मिला जिसमें कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया, एक ग्रुप ऐसा मिला जिसमें इंट्रोड्यूस तो किया लेकिन अनचेंज्ड या नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिन इंट्रोड्यूस किया, एक ऐसा ग्रुप मिला जिसमें चेंज या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिन इंट्रोड्यूस किया। जिसमें इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है? ट्रांसफार्मेंट। और जिसमें नहीं किया वो क्या है? नॉन ट्रांसफार्मेंट। जिसमें इंट्रोड्यूस किए हैं वो 2 कैटेगरी के हैं, एक कौन से? रिकॉम्बिनेंट, और एक कौन से? नॉन रिकॉम्बिनेंट। हमको ये पहले पता करना है कि कौन ट्रांसफार्मेंट है कौन नॉन ट्रांसफार्मेंट है। कैसे पता करो? सिर्फ एम्पीसिलिन डाल के देख लीजिए, एम्पीसिलिन में जो मर जाए वो, और जो बच जाए वो ट्रांसफार्मेंट, ये भी बच जाएगा ये भी बच जाएगा। उसके बाद क्या डाल के देखें? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में कौन बच जाएगा कौन मर जाएगा? तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो टेट्रासाइक्लिन में भी बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका टेट्रासाइक्लिन खराब नहीं हुआ था, और ये टेट्रासाइक्लिन में मर जाएंगे। तो आराम से बताएं कौन सा एंटीबायोटिक रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट कराएगा और कौन सा एंटीबायोटिक ट्रांसफार्मेंट को सेलेक्ट कराएगा? तो इस आंसर का जवाब देने में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखेंगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो जीन कट जाएगा, जो जीन कट जाएगा उस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करने में, और जो जीन बच जाएगा उसका इस्तेमाल हमेशा ट्रांसफार्मेंट सेलेक्ट करने में। जैसे अगर बाम H1 का इस्तेमाल करें, पूरा क्वेश्चन ये है, यदि बाम H1 का इस्तेमाल करके जीन इंट्रोड्यूस किया गया है तो बताओ किस एंटीबायोटिक के द्वारा ट्रांसफार्मेंट सेलेक्ट करेंगे और किस एंटीबायोटिक के द्वारा रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करेंगे? तो कहोगे पेनिसिलिन से ट्रांसफार्मेंट सेलेक्ट करेंगे और टेट्रासाइक्लिन से रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर
साल 1 किया तो भी यही रिजल्ट आएगा। PVU फर्स्ट का इस्तेमाल कर लिया, तो जैसे PVU फर्स्ट का इस्तेमाल करोगे क्या कटेगा, एम्पीसिलिन, और क्या बच जाएगा, टेट्रासाइक्लिन बच जाएगा। तब एम्पीसिलिन का इस्तेमाल रिकॉम्बिनेंट में हो जाएगा और टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल ट्रांसफार्मेंट में। हिंदी में बोल रहे हैं, जो कट जाएगा उस वाले साइट का इस्तेमाल करोगे रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करने में, और जो बच जाएगा उसका इस्तेमाल करोगे ट्रांसफार्मेंट में। अब ये ध्यान रखिएगा किससे काट रहे हैं और कौन बच रहा है। अच्छा, अगर दोनों बच जाए, जैसे मान लेते हैं, रुक जाओ, जैसे मान लेते हैं कि जीन यहां कहीं इंट्रोड्यूस कर दिया जाए हिंड थर्ड के द्वारा। अगर जीन यहां इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ना तो ये कटा है ना तो ये कटा है, तो ये दोनों क्या सेलेक्ट करेंगे, ये रिकॉम्बिनेंट नहीं सेलेक्ट कर सकते, ये ट्रांसफार्मेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट को बता नहीं सकते। रिकॉम्बिनेंट वही बता सकेगा जो कटेगा, जो कट जाएगा वही रिकॉम्बिनेंट बता देगा। ठीक है, तो हिंदी में याद रखिएगा, हमारे पास PBr 322 है, किस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्वेश्चन में दिया होगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा बताओ कौन सा एंटीबायोटिक ट्रांसफार्मेंट सेलेक्ट करेगा और कौन सा रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करेगा। तो ऐसे कहोगे, अगर बाम H1 का इस्तेमाल किया तो जो एम्पीसिलिन है वो ट्रांसफार्मेंट सेलेक्ट करेगा और जो टेट्रासाइक्लिन है वो रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मेंट कहां ग्रो करेंगे और कहां नहीं ग्रो करेंगे, तो जो ट्रांसफार्मेंट हैं वो दोनों में ग्रो कर जाएंगे, जो ट्रांसफार्मेंट हैं वो दोनों में ग्रो कर जाएंगे, लेकिन ट्रांसफार्मेंट में कौन से, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ट्रांसफार्मेंट में जो रिकॉम्बिनेंट है वो एम्पीसिलिन में ग्रो करेंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेंगे। अब लिख लीजिए, यहां तक तो लिख ही चुके हो ना। ट्रांसफार्मेंट ग्रो ऑन बोथ, इसमें एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन मीडियम। ऐसे ट्रांसफार्मेंट को क्या कहोगे, ऐसे ट्रांसफार्मेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट कहोगे। अच्छा, दूसरे, ऐसे ट्रांसफार्मेंट जो ग्रो करें इसमें एम्पीसिलिन मीडियम लेकिन नहीं ग्रो करें इसमें टेट्रासाइक्लिन मीडियम, तो ऐसे ट्रांसफार्मेंट को क्या कहोगे, रिकॉम्बिनेंट। एक एंटीबायोटिक, वन एंटीबायोटिक help in selection of ट्रांसफार्मेंट। बताओ कौन है जो ट्रांसफार्मेंट सेलेक्ट करेगी, तो वो एंटीबायोटिक कौन है, एम्पीसिलिन और अदर एंटीबायोटिक। help in selection of recombinant, और ये कौन है,
टेट्रासाइक्लिन। साइड हेडिंग डालिए अदर मेथड। टू सेलेक्ट रिकॉम्बिनेंट। जरा देख लो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ई कोलाई है, ये मान लेते हैं उसका प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड पर मान लेते हैं कि ये कोई जीन है। अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि इसके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का जीन नहीं पाया जाता है। ठीक, अगर ऐसा कुछ करें कि इसी जगह इंट्रोड्यूस कर दिया जाए एलियन डीएनए या डिजायर डीएनए, तो क्या होगा? तो भले ही ये जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का नहीं है, लेकिन ये जीन इनएक्टिव तो हो ही जाएगा। इनएक्टिवेशन ऑफ जीन, और इसको कहोगे क्या? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं ये जीन कोड करता हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की। इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की खास बात यह है, ये काम करेगा, मान लेते हैं कोई एक्स नाम का केमिकल है, इसको वाई में कन्वर्ट करे, ये वाई जेड में कन्वर्ट करे। इस जेड केमिकल की खास बात यह है कि जब कोई क्रोमाजेनिक सब्सटेंस डाला जाए तो ये ब्लू कलर प्रेजेंट कर दे, तो कॉलोनी कैसी हो जाएगी? ब्लू हो जाएगी। अभी कुछ हुआ नहीं, देखिए ध्यान से। मान लेते ये बैक्टीरिया है, उसमें कोई जीन है जो कोड करता था बीटो गैलेक्टोसाइडेज के लिए। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं दी है। मान लेते ये एक्स को वाई में बदलता है, वाई जेड में बदलता है, और संयोग से जेड के पास ये प्रॉपर्टी है कि उसके ऊपर यदि आप क्रोमाजेनिक सब्सटेंस, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो कलर देता हो, वो आपने डाला तो तुरंत इसने क्या दिया? ब्लू कलर दे दिया। तो कॉलोनी कैसी हो गई? ब्लू कॉलोनी हो गई। ये सब कुछ सही चल रहा था। तब तक आप क्या किया? एलियन डीएनए या डिजायर डीएनए उसी जीन पर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जैसे जीन पर इंट्रोड्यूस कर दोगे क्या हो जाएगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब बताओ किसका हो जाएगा? जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब उसके बाद ये रिएक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यदि ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो क्या क्रोमाजेनिक सब्सटेंस में ब्लू फॉर्म आएगा? तो रिजल्ट देखो क्या होगा। नो ब्लू फॉर्म ऑन क्रोमाजेनिक सब्सटेंस। ध्यान से सुनिएगा, आराम से बताइए। जैसे मान लेते ये ई कोलाई है, इसके ऊपर क्रोमाजेनिक सब्सटेंस डाले और ये ब्लू हो गई, इसका मतलब बताओ बस। इसका मतलब है कि ये जीन बढ़िया है, इसका मतलब ये काम बना होगा, इसका मतलब ये सब कुछ हुआ होगा। अगर ये जीन बढ़िया है, इसका मतलब ये भी तो है एलियन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है। बात तो ये भी है। बैक्टीरिया है, उस पर आपने क्रोमाजेनिक डाला और वो ब्लू हो गया, इसका मतलब है कि इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, ये जीन इंसर्ट नहीं हुआ है, ये जीन खराब
नहीं हुआ है। तो बताओ ये रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है? तो अगर ये ब्लू हो गए तो ये क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, आपने ई कोलाई लिया या बैक्टीरिया लिया, इसके ऊपर आपने क्रोमाजेनिक सब्सटेंस डाला, लेकिन ये ब्लू नहीं हुई। ब्लू नहीं होने का मतलब है कि ये नहीं बना। ये ना बनने का मतलब है ये जीन खराब हुआ। ये जीन तो तभी खराब होगा जब यहाँ आप इंसर्ट कर दोगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बड़ा आसान है, आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, उसके बाद क्रोमाजेनिक सब्सटेंस डाल के देख लीजिए। यदि ब्लू हो गया तो एक्सपेरिमेंट बेकार, मतलब क्या? नॉन रिकॉम्बिनेंट। और यदि ब्लू नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है, और इसका मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट। इतनी सी बात है, इसी साल आया है। क्वेश्चन देख लो पहले, फिर से सुन लीजिए, फिर करिए, एक बार देख लीजिए फिर से। ये बैक्टीरिया है, उसमें कोई जीन है, उसका नाम नहीं दिया है, जो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए, जो एक्स को वाई को जेड में कन्वर्ट करता है। नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं। क्रोमाजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में जेड ही क्या बनाता है? ब्लू फॉर्म बनाता है, कॉलोनी ब्लू हो जाती है। फिर क्या करते हैं, इसी जीन पर इंट्रोड्यूस कर दिया एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए। तो जब इंट्रोड्यूस करोगे तो जीन क्या हो जाएगा? खराब। तो इनएक्टिवेशन आप जीन कहोगे क्या? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कौन सा जीन यहाँ खराब जाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो क्या ब्लू फॉर्म आएगी? नहीं आएगी। फिर आपने क्या किया, सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके ऊपर क्रोमाजेनिक डाला और ब्लू हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीन खराब नहीं हुआ। जीन खराब नहीं हुआ इसका मतलब है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, इसका मतलब जीन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो रिकॉम्बिनेंट कि नॉन रिकॉम्बिनेंट? नॉन रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, आपने डाला और ब्लू नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जीन खराब हुआ है। जीन खराब होने का मतलब क्या है? इंसर्ट हुआ है, इसका मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट। तो यदि ब्लू हो गए, पहले भी ब्लू हो रहे थे, बाद में भी ब्लू हो गए, इसका मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट। पहले ब्लू हो रहे थे और बाद में ब्लू नहीं हो रहे थे, इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट। क्वेश्चन देखो, अभी लिखा देंगे, पहले क्वेश्चन देखो। पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 157। चलो लिखो। अब लिख ही लो। बातचीत ना करें। ऑन एप्लीकेशन ऑफ क्रोमाजेनिक सब्सटेंस, कॉलोनी बिकम ब्लू। मतलब क्या है? डीएनए नॉट इंसर्ट, इसका मतलब ये है सेलेक्ट एज नॉन रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, दूसरा ऑन एप्लीकेशन ऑफ, बातचीत ना करें, क्रोमाजेनिक सब्सटेंस, कॉलोनी नॉट बिकम ब्लू। मतलब कलरलेस। पहले भी कलरलेस थे, बाद में भी कलरलेस रहे। इसका मतलब क्या है? डीएनए इंसर्ट हो गया है, इसका मतलब है इंसर्शनल एक्टिवेशन भी है। इसका मतलब है ये सेलेक्ट हो गया एज
रिकॉम्बिनेंट। चलो यहां से पढ़ना है। बहुत सारे फीचर होने चाहिए। पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी साइट, यही वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। एनी पीस ऑफ डीएनए अगर जोड़ दिया जाए इस सीक्वेंस से तो रेप्लिकेट कर जाएगा विद इन द होस्ट सेल। ये रिस्पांसिबल है, कंट्रोल करता है कॉपी नंबर। यदि हम चाहते हैं कि ढेर सारी कॉपी मिले किसी डीएनए की, तो इसको उस वेक्टर में जोड़ना चाहिए जिसका ओरिजिन सपोर्ट करता हो हाई नंबर। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। सेलेक्टेबल मार्कर, इन एडिशन टू द ओरी वेक्टर रिक्वायर ए सेलेक्टेबल मार्कर जो हेल्प करे आइडेंटिफाई करने में। और क्यों आइडेंटिफाई करोगे? क्योंकि हम एलिमिनेट कर सके किनको? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो अगर इनके एलिमिनेट करोगे तो बचेंगे कौन? ट्रांसफॉर्मेंट बचेंगे, तो उनको परमिट कर दोगे किसमें? ग्रोथ में। ट्रांसफॉर्मेशन एक फिनोमेना है, मैंने बता रखा है, जिसमें पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हो किसी होस्ट में और जिससे उसका फिनोटाइप बदल जाता है, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नॉर्मली देखो कह रहा सामान्यतया, ओनली नहीं लिखा है, जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक जैसे एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल जैसे टेट्रासाइक्लिन जैसे कानामाइसिन, ये सब काम आती हैं एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। लेकिन सिर्फ किसके लिए? याद रखना यहाँ ऑल बैक्टीरिया लिख देगा, गलत हो जाएगा। क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के द्वारा ही आप सेलेक्ट करते हो? अभी बताया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के बगैर भी सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा क्यों किया गया, यहाँ ये क्यों लिखा है? तो कहोगे सामान्य इकोलाई में नहीं पाया जाता है क्या रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी एंटीबायोटिक। ठीक है। क्लोनिंग साइट, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए वेक्टर के पास होना चाहिए। हाँ एक पॉइंट ये छूट गया था, टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ा लीजिएगा उसमें। क्लोनिंग में वेक्टर नीड टू हैव फ्यू, स्पेशली कौन सा? सिंगल रिकॉग्निशन साइट। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि यदि क्लोनिंग वेक्टर में किसी क्लोनिंग वेक्टर में एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगी तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो एक से ज्यादा जगहों से काट देगा, तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। जबकि हमको करना क्या है? इसको सिर्फ ओपन करना है। तो प्रिफर करोगे किसको? सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये प्रेफरेंस वाला पॉइंट याद रखिएगा। अगर मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट हैं किसी वेक्टर में तो ये क्या जनरेट कर देगा? ढेर सारे फ्रेगमेंट जनरेट कर देगा जो कॉम्प्लिकेट कर देगा प्रोसेस को। यहाँ से फिर शुरू हुआ है कहानी, यहाँ से पैराग्राफ ही बदल गया है। लाइगेशन किया है एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट द रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक। जैसे अगर आप लाइगेट कर लो फॉरेन डीएनए को कहाँ? बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, तो क्या होगा? इन PBR 322 तो जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो लॉस कर देंगे किसको? क्यों? घटना कौन सी हो जाएगी? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। लेकिन बचा रहेगा कौन सा? बचा रहेगा एम्पिसिलिन। तो कह रहा अभी भी सेलेक्ट कर सकते हो कहां से? नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाई किसके द्वारा? ट्रांसफॉर्मेंट को कहां डाल दो? एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। वो ट्रांसफॉर्मेंट जो ग्रो करें किसमें? एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। अब उनको कहां भेजो? उस मीडियम में जिसमें क्या हो? टेट्रासाइक्लिन। बस यही रुक जाओ। टेट्रासाइक्लिन में डालने के बाद जो बच जाएं वो क्या होंगे? वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जो मरने लगे वो क्या? रिकॉम्बिनेंट। लिखा है रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन लेकिन नॉट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन। जबकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो करेंगे। पहले किसमें ग्रो करेंगे? एम्पिसिलिन में, और बाद में किसमें ग्रो कर जाएंगे? टेट्रासाइक्लिन। ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग बोथ
एंटीबायोटिक। इस पूरे केस में जो यहाँ लिखा है उसकी बात हो रही है, इस पूरे केस में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मदद करेगा क्या सेलेक्ट करने में, ये कौन सी एंटीबायोटिक है, एम्पीसिलिन, जबकि दूसरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो इनएक्टिव हुई है वही सेलेक्ट कराएगी किसको, रिकॉम्बिनेंट। तो जिसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा वही क्या पता करवा देगी, वही रिकॉम्बिनेंट पता कराएगी। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज कम्बरसम प्रोसीजर, क्यों, इट रिक्वायर साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑफ टू प्लेट हैविंग डिफरेंट क्या एंटीबायोटिक। इसका मतलब कोई ना कोई और तरीका होना चाहिए जो डिफरेंशिएट कर सके सीधे रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट। किस आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाजेनिक सब्सटेंस। इन दिस ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद कोडिंग सीक्वेंस किस एंजाइम का, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। इसको कहते क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाजेनिक सब्सटेंस क्या देता है, ब्लू कलर कॉलोनी देगा इफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया डज नॉट हैव क्या इंसर्ट, और अगर इंसर्ट हो जाएगा तो ब्लू नहीं देगा। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट अगर है तो रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, और ये आइडेंटिफाई होंगी या सिलेक्ट होंगी कैसे, एज ए रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। हेडिंग डालिए वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर रख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट, एनिमल छोड़ दीजिए, तो उसका आंसर अलग आएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन एनिमल, उसका आंसर अलग आएगा। तो पहले तो आंसर लिख लीजिए। पहला है अगारोबैक्टीरियम, ट्यूमीफेसियंस, ये काम करता है एक्ट एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट। क्वेश्चन बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। वायरस कंटेनिंग आरएनए, या इन्हीं को कहते हैं रिट्रो वायरल वेक्टर, रेट्रो वायरस लिख दीजिए। ये काम करेगा एक्ट एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन एनिमल। रिकॉम्बिनेंट आरएनए, लिख लिया। इस हेडिंग में ये दो सवाल हैं, ये दो सवाल याद जरूर रखिएगा। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट, तो आप अगारोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस लिख दोगे। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन एनिमल, तो आप आंसर दे दोगे वायरस कंटेनिंग आरएनए या रिट्रो वायरस, ये दो आंसर दे दोगे।
अब सवाल ये है कि आखिर ये दो आंसर क्यों हैं, ये समझना है। जरा इधर देख लीजिए, देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये अगारोबैक्टीरियम है, ठीक। अगारोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है और उसके पास इसका ये अपना प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड पर कोई पर्टिकुलर जीन है जिसका नाम टीआई जीन है, शॉर्ट फॉर्म में ट्यूमर इंड्यूसिंग है। इसको टीडीएनए भी कहते हैं। और मान लेते हैं कि ये कोई होस्ट सेल, ये है कौन, तो कहोगे यूकैरियोटिक सेल। और उसमें से भी स्पेशली कौन है, ये प्लांट सेल। उसमें से भी कौन सी है, डाइकॉट प्लांट सेल। ये होस्ट सेल है, ये यूकैरियोटिक भी है, प्लांट है, उसमें से क्या है, डाइकैरियोटिक है। एक सिस्टम यहाँ ये है कि ये अपने प्लाज्मिड को यहाँ पहुँचा देगा। इसका प्लाज्मिड यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ये प्लाज्मिड यहाँ पहुँच गया, उस प्लाज्मिड का ये टीडीएनए, जो ट्यूमर डीएनए है या टीआई जीन जिसको कहते हैं, वो भी साथ में पहुंच जाएगा। सिस्टम ये है कि जैसे ये प्लाज्मिड यहाँ पहुंचेगा, होस्ट के जीनोम को अपने कंट्रोल में ले लेता है और इस सेल से कहता है कि हमारे मनपसंद का काम करो, जो कहेगा वो होगा। तो करना क्या है, इसको तो अपनी कॉपी बनवानी है, तो इस पर्टिकुलर होस्ट सेल में ट्यूमर कर देगा। इसको अब ट्यूमर सेल कहोगे, और ट्यूमर सेल जो जो काम करेगी वो सारे काम कौन कह रहा होगा, टीडीएनए कह रहा होगा। इसका बायोटेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, ये सामान्य एक प्रोसेस है। क्या, अगारोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस अपने टीडीएनए को प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करके उसको ट्यूमर सेल में कन्वर्ट करके उस सेल से अपने मन का काम करवाता है। मन का काम का मतलब ये है कि उसको मल्टीपल कॉपी बनवाएगा, जिससे टीडीएनए की मल्टीपल कॉपी होंगी, ढेर सारे बैक्टीरिया और बनेंगे। ये बात प्रोसेस है। वैज्ञानिकों की नज़र इस प्रोसेस पर पड़ी तो उन्होंने कहा ऐसा ना करे, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अगारोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के पास एक योग्यता है जीन को इंसर्ट करने की, तो ऐसा ना करे कि लाओ इसी का इस्तेमाल एज ए वेक्टर कर लेते हैं। इसके पास दो विशेषताएं हैं, अपना जीन यहाँ पहुँचा देता है और इसकी कॉपी बनवा लेता है। तो एक काम करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, यदि जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके साथ क्या कर दिया जाए, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए या इंसर्ट कर दिया जाए। इंसर्ट इन प्लाज्मिड, तो क्या होगा, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं हमने इंसर्ट कर लिया, तो जब इसका प्लाज्मिड यहाँ जाएगा तो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी लेके यहाँ चलाएगा। तो ये तो वेक्टर का काम हो गया। जब ये अपनी कॉपी बनाएगा तो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी कॉपी बनाएगा, तो ये तो क्लोनिंग वेक्टर का काम आ गया। बस एक समस्या यहाँ खड़ी हो रही थी, क्या, ये जो टीडीएनए है या इसका जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, यहाँ क्या कर देता था, ट्यूमर कर देता था, और फिर होस्ट सेल अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। आप ये सारी प्रोसेस जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ क्यों डाल रहे हो? इस होस्ट सेल से कोई प्रोडक्ट निकलवाना है, प्रोडक्ट तो बाद में निकलेगा, पहले इसकी डेथ हो जाएगी, किससे, ट्यूमर की। तो अब क्या हल किया जाए? तो हल वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा करते हैं, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इसी जगह इंसर्ट कर दें।
भाई कहीं ना कहीं से तो काटना ही है इसको, तो किस जगह से काट दें? उसी जगह से काट दो जहां वो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन हो। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, एक तो टीआई जीन डैमेज हो जाएगा, भाई हमको प्लाज्मिड को काट के इंसर्ट करना ही है, तो किस जगह से इंसर्ट कर दो? इसी टी डीएनए से काट के इसी जगह इंसर्ट कर दो, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा टीआई जीन का। तो जैसे टीआई जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, बताओ इसके पास ट्यूमर करने की क्वालिटी बचेगी? नहीं बचेगी। लेकिन इसके पास जो पहले से योग्यता थी कि अपना जीन वहां पहुंचा देता था, ये पहुंचाएगा, कॉपी बनवा लेता था, कॉपी बनवाएगा। तो अब आपने क्या कर दिया, इस अगारो बैक्टीरियम को डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म का मतलब इनके हथियार छीन लिए, इनके हथियार छीन लिए। तो ये जो डिसआर्म्ड पैथोजन है यही यूज होगा, यूज एज क्लोनिंग वेक्टर। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट इन प्लाज्मिड एट कहां पर? तो कहोगे टीआई जीन। तो ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, यही कहानी किसमें है? रेट्रोवायरस वाले में भी है। सभी वैज्ञानिकों को पता चला कि अगारो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के पास दो योग्यताएं, अपने प्लाज्मिड को वो यूकैरियोटिक सेल में पहुंचा देता है और अपने प्लाज्मिड की कॉपी बनवा लेता है। इस कड़ी में एक खराब काम करता था, टीआई जीन का इस्तेमाल करके होस्ट सेल को ट्यूमर से ग्रस्त कर देता था। वैज्ञानिकों ने कहा कि यदि इसका इस्तेमाल किया जाए एज ए क्लोनिंग वेक्टर तो क्या करना चाहिए? तो कहा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कहाँ इंट्रोड्यूस कर दो? उसी टीआई जीन पर इंट्रोड्यूस कर दो। तो एक तो टीआई जीन डैमेज हो जाएगा, एक अच्छा काम ये हो गया, और दूसरा बाकी सारी प्रॉपर्टी है। तो ऐसा कोई भी अगारो बैक्टीरियम जिसका टीआई जीन इनएक्टिवेट हो गया हो उसका नाम क्या रखोगे? डिसआर्म्ड अगारो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस या डिसआर्म पैथोजेन। अब इसका इस्तेमाल कर लो क्या? एज ए क्लोनिंग वेक्टर फॉर काहे के लिए? फॉर प्लांट। अब अगर एनिमल में करना है तब तो एनिमल में ये कहानी तो चल नहीं सकती थी, तो कहानी पलट दी गई। देखो ये मान लेते हैं कोई वायरस है जिसमें आरएनए क्या है? जीनोम। ये मान लेते हैं इसका आरएनए है। इसकी आदत होती है, ये मान लेते हैं कि कोई एनिमल सेल है, ये अपने आरएनए को यहां इंट्रोड्यूस करता है, इसका आरएनए यहां आ जाता है। अभी आगे एड्स पढ़ेंगे, एचआईवी भी रेट्रोवायरस है। आरएनए जब यहां पहुंचता है तो करता क्या है? तो इस आरएनए से बनता है क्या? डीएनए। और ये होस्ट की सेल, ये होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट कर जाता है। उसका फायदा क्या होता है? जब होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट कर जाएगा तो इसकी क्या बनेगी? कॉपी बनने लगेंगी। ये डीएनए है किसका? ये तो वायरस का है। इस डीएनए से बाद में जब इसकी कॉपी बन जाएंगी तो आरएनए भी तो बनवा सकते हो और प्रोटीन भी तो बनवा सकते हो। तो आरएनए और प्रोटीन जब बन जाएगा तो नया क्या बन जाएगा? वायरस। तो वायरस ने दिमाग लगा दिया, वायरस ने अपने आरएनए को एनिमल सेल के अंदर पहुंचाया, आरएनए से डीएनए बनवाया, उसकी कॉपी बनवाई, फिर आरएनए बनवाया, प्रोटीन बनवाया, नया वायरस बनाया। ये दूर से वैज्ञानिक देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनका मन ललचाया कि ऐसा करते हैं, इसका भी इस्तेमाल करते हैं एज ए वेक्टर। क्या कर देते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके साथ जोड़ दीजिए। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके साथ इंट्रोड्यूस कर दोगे तो आगे तो सब कुछ होना ही क्या? जब आरएनए जाएगा तो हमारा जीन भी जाएगा। अब हमारा जीन जाएगा, जो जो इसके आरएनए के साथ होगा वो हमारे वाले के साथ होगा।
अगर उसकी कॉपी बनेंगी तो हमारे वाले की भी कॉपी बनेगी, कॉपी बनवाना चाहते हो। बस समस्या ये हो रही थी, इस एनिमल में ये कैंसर कर देता था, इस एनिमल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता था, वहां ट्यूमर में कन्वर्ट करता था, यहाँ कैंसर में कन्वर्ट करता था। तो वहां क्या किया था, वहां उसको डिसआर्म कर दिए थे, तो यहाँ इसको भी क्या कर दीजिए, इस आरएनए कंटेनिंग वायरस को क्या कर दीजिए, डिसआर्म रेट्रोवायरस कर दीजिए। इसके पास कोई पैथोजन प्रॉपर्टी बचेगी, नॉट पैथोजेनिक, लेकिन इसका यूज कर लो क्या, क्लोनिंग वेक्टर फॉर क्या, एनिमल। लिखो हाँ बाकी है, अरे लिख लो, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। यू मे सरप्राइज, क्या तो कोई सरप्राइज होते ही नहीं है, टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन इनटू प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस। दिस फॉर एज हाउ टू डिलीवर जीन टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल, कैसे उनको बाध्य करोगे, एंड डू व्हाट द बैक्टीरिया एंड वायरस वांट। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ से हाईलाइट करूँ, अगारोबैक्टीरियम टिमिफेसियंस, ये पैथोजन है किसका, डाइकाट प्लांट का, यूकैरियोटिक सेल। ये डिलीवर करेगा पीस ऑफ डीएनए नाम टीडीएनए, और ट्रांसफॉर्म करेगा प्लांट सेल को ट्यूमर सेल, और डायरेक्ट मतलब उसको दिशा देगा ट्यूमर सेल को टू प्रोड्यूस क्या, केमिकल रिक्वायर बाय पैथोजन। ठीक, इसी तरीके से रेट्रोवायरस एनिमल में करता है, एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट, इनके पास योग्यता है कि डिलीवर कर सकते हैं जीन बाई क्या, पैथोजन इनटू यूकैरियोटिक होस्ट एंड जनरेट ए नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल ऑफ पैथोजन एज ए यूजफुल वेक्टर। काहे के लिए, डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू किसी भी सेल में, चाहे वो ह्यूमन सेल हो। यहां से फिर शुरू हो गया, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन कौन सा, टीआई प्लाज्मिड ऑफ अगारोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, नाउ मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा इनटू क्लोनिंग वेक्टर व्हिच हैज नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट, लेकिन अभी भी योग्यता है कि यूज हो सकता है एज ए मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू वैरायटी ऑफ प्लांट। इसी तरीके से रेट्रोवायरस आल्सो बीन डिसआर्म, ये डिसआर्म शब्द ऊपर नहीं लिखा था, लेकिन दोनों को डिसआर्म करना है, डिसआर्म एंड नाउ यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल। तो ये याद रखिएगा, डिजायरेबल जीन एनिमल सेल में इंसर्ट करना है कि प्लांट में, एनिमल में इंसर्ट करना है तो रेट्रोवायरस, और प्लांट में इंसर्ट करना तो एगरोबैक्टरम। एक बार जीन या डीएनए फ्रेगमेंट लाइगेट कर दो किसके साथ, वेक्टर के साथ, तो वो ट्रांसफर कर देगा उसको जहां भेजना होगा, किसी प्लांट सेल में, किसी एनिमल सेल में, या हो सकता है बैक्टीरियल सेल। हम लोग पढ़ रहे हैं टूल, और टूल में 3 चीजें पढ़नी थी। पहला टूल था कि एंजाइम चाहिए, एक दिन एंजाइम पढ़ा गया। दूसरा टूल था वेक्टर चाहिए, ये वेक्टर खत्म हो गया। तीसरा टूल है होस्ट, तो हेडिंग डालिए कॉम्पिटेंट होस्ट। जरा सुन लीजिए फिर लिखिए। पहला सवाल है, होस्ट कौन होता है, तो जिसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कराया जाता है वो होस्ट होता है। फिर दूसरा सवाल है, कॉम्पिटेंट होस्ट कौन होता है, तो ऐसा होस्ट जो आसानी से फॉरेन जीन को ले एक्सेप्ट कर ले। आपने बड़ी मुश्किल से जीन इंसर्ट कराया,
अंदर जीन तोड़ ही दिया गया, तो क्या मतलब है? तो कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब ऐसा कोई होस्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या एलियन डीएनए इंसर्शन के बाद उसको मल्टीप्लाई कराए और उसकी कॉपी बनवाए, उससे आपका प्रोडक्ट मिले, वही कॉम्पिटेंट होस्ट है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बनवाना है इंसुलिन और ईस्ट इंतजार कर रहे हैं कि कब इंसान आएगा, कब हमारे में इंसुलिन का जीन डालेगा और कब हम इंसुलिन बनाएंगे। वो वेट तो कर नहीं रहा। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो रिफ्यूज जरूर करेगा, क्योंकि कोई क्यों दूसरे का जीन लेगा, क्यों दूसरे का काम करेगा। फिर भी कॉम्पिटेंट होस्ट बनाए जाते हैं, कहा जाता है, उससे रिक्वेस्ट की जाती है, नहीं मानता तो जबरदस्ती करते हैं क्या। तो कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनाओगे? तो यदि किसी बैक्टीरिया में कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट आप इंसर्ट करना चाहते हो तो पहले उसको लालच देते हैं कि यदि आप हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर ले लोगे, इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो हम आपको कैल्शियम आयन खाने को देंगे। बेटे ने कहा हाँ वेरी गुड। तो कैसे? ये मान लेते बैक्टीरिया है और ये है कैल्शियम डाइवैलेंट कैटायन, इसको खाने के लिए जैसे मुंह खोला उसी के साथ क्या डाल दिए? जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सेल वॉल में पोर होते हैं, पोर बड़े होंगे तभी तो कैल्शियम अंदर जाएगा। तो डाइवैलेंट कैटायन उसके अगल बगल बढ़ा दीजिए तो उसको लगेगा खाने पीने की चीज मिल गई है, वो पोर बड़े करेगा, कैल्शियम अंदर जाएगा, साथ में डीएनए भी अंदर चला जाएगा। उसके बाद हम बैक्टीरिया को पहचानते नहीं, क्या कर रहे हो तुम, बात खत्म। फिर बैक्टीरिया कॉलोनी जान गई कुछ दिन में क्या कि ये कैल्शियम डाला क्यों गया है, डाला गया है, इसके साथ क्या इंसर्ट करना था? जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सभी बैक्टीरिया को बता दिया कि अब कैल्शियम डालेंगे, मुंह नहीं खोलना है, ठीक है। तो सब तो क्या हल किया गया? तो पकड़ के इनको लाया गया, इनको बर्फ की सिल्ली पर लिटाया गया, ठीक है, खूब गर्म 0 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे -4। जब ये चिल्लाने लगे तो उठा के गर्म तवे पर रख दिए, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मी आ नहीं पाई, तब तक वापस फिर यहीं पहुंचा दिए। 3 राउंड ऐसे घुमाए, थोड़ी देर में मान ही गए कि जो कहोगे वो करेंगे, हैं? अब ज्यादा गर्म ठंडा ना करो। इसको कहते हैं हीट शॉक। बेचारा इसमें तो शॉक में चला ही जाएगा। याद रखिएगा, कहां रखे? 0 पर रखे, फिर 42 पर, फिर 0 पर, फिर नहीं माने, फिर 0, फिर 42, फिर 0, फिर 42। अंततः मान ही जाएंगे कि ठीक है भैया, जो डीएनए कहो वो अंदर ले लेंगे, हैं? लेकिन कुछ कहेंगे नहीं। कुछ लोग इससे भी मजबूत हो गए, कुछ अपराधी होते ना, चाहे जितना हो जाए, टार्चर मानेंगे नहीं। तो कहा, जैसे छोटा बच्चा होता ना, कहना नहीं मानता है, उसको इंजेक्शन दिखाते हैं, काम करो ना, इंजेक्शन लगा देंगे, बेचारा बच्चा डर जाता है। तो बैक्टीरिया को इंजेक्शन दिखाया जा रहा है कि मान जाओ, नहीं तो इंजेक्शन से डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्शन से अगर इंजेक्ट करोगे तो क्या कहोगे? माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करने में किसमें करेंगे? एनिमल में कि प्लांट में? तो याद रखना, एनिमल सेल में करेंगे, प्लांट में क्यों नहीं करेंगे? माइक्रो इंजेक्शन की सुई भी तो बहुत पतली होगी और सेल वॉल है मोटी, ये सुई ही टूट जाएगी। इस नाते प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। और अगर नहीं माना इंजेक्शन से तो बमबारी करेंगे। जीन गन। अब जीन गन से कौन बचेगा? जीन में गन में क्या? सोने के पार्टिकल हो, कितनी गजब की बात है। याद रखिएगा, गोल्ड है, गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल है और इसके ऊपर डीएनए है। उल्टा मत कर दीजिएगा, डीएनए के पार्टिकल हैं, सोने की बढ़िया कवर में रखे हुए हैं, ये मत कर दीजिएगा। पार्टिकल किसके हैं? गोल्ड है और डीएनए की क्या है? कोटिंग है। तो क्या बैक्टीरिया फीमेल है क्या? मान जाएगा सोना देख करके, हैं? अच्छा, ऐसा नहीं है, हैं? हैं? कि हाँ सोना चांदी मिलेगा, बनवाएंगे आभूषण आभूषण। तो याद रखना किसके पार्टिकल हैं? क्या है? गोल्ड के पार्टिकल हैं। और कोटिंग
एक बार एग्जामिनर उल्टा कर चुका है, पार्टिकल बना दिया डीएनए का और कोटिंग कर दिया किसकी, गोल्ड की। तो कहा याद तो आ ही रहा था गोल्ड और कुछ लिखा था। ठीक है, सही आंसर है। किसके पार्टिकल हैं, गोल्ड के पार्टिकल हैं और कोटिंग डीएनए की है। ठीक है, इसको जीन गन या बायोलिस्टिक। अगर ये सब फेल हो जाए तो आखिरी में वही लोग बचे, डिसआर्म पैथोजन। कौन सा, अगारो बैक्टीरियम और कौन सा, रेट्रोवायरस। तो ध्यान सुनिएगा, कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब ऐसा कोई भी होस्ट जिसमें एलियन या फॉरेन या जीन ऑफ इंटरेस्ट को आसानी से इंट्रोड्यूस कर लिया जाए, उसको कॉम्पिटेंट होस्ट। सिर्फ इंट्रोड्यूस ही ना कर लिया जाए, उसके अंदर कॉपी भी तो बने। कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, कॉम्पिटेंट या जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है उस बैक्टीरिया के चारों तरफ कंसंट्रेशन बढ़ा दो, किसकी, कैल्शियम या डाइवैलेंट कैटायन की, तो पोर बड़े हो जाते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर चला जाता है। दूसरा तरीका है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक में करते क्या है, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं होगा तो फिर से रिपीट करेंगे, 0 42 0 42। इसका रिजल्ट ये होता है कि पोर यहाँ भी बड़े हो जाते हैं और जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो जाता है। तीसरा तरीका है कि फिर माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करो, सीधे इंजेक्ट ही कर दो। अब जब सीधे इंजेक्ट कर दोगे तो प्लांट सेल में इंजेक्ट करोगे, अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर क्या है, तो उसके बाद है जीन गन या बायोलिस्टिक। यहाँ याद रखिएगा, ये प्लांट सेल के लिए एक बात, कौन है, डीएनए कोटेड कौन से पार्टिकल, गोल्ड या टंगस्टन, मतलब अंदर अंदर गोल्ड होगा, बाहर बाहर डीएनए होगा। उसकी बमबारी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो दीवार तोड़ के अंदर चले ही जाएंगे, भाई तेजी से बम्बार्डमेंट करेंगे ना, तो इसको जीन गन या बायोलिस्टिक कहोगे। और सबसे आखिरी विकल्प क्या है, अगर ये सब भी काम नहीं आएंगे तो क्या याद करोगे, डिसआर्म पैथोजन या रेट्रोवायरस या क्या कहोगे, अगारो बैक्टीरियम ट्यूमीफैसियंस। चलो लिख लो, अरे लिख लो, एनी होस्ट दैट इजली इनटेक जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड मल्टीप्लाई फॉरेन डीएनए, जो ले लेगा मल्टीप्लाई करवा लेगा उसका नाम क्या होगा, कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक, होस्ट become competent to take alien DNA by, इसके कई तरीके हैं। पहला है इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ, किसका, डाइवैलेंट कैटायन, कौन सा, कैल्शियम आयन इन मीडियम। एक बात, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा जीन ऑफ इंसर्ट या इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट insert in bacteria thorough pour in, जो वाल में पोर होंगे उससे इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है हीट
शॉक मैकेनिज्म। बैक्टीरिया along with जीन ऑफ इंटरेस्ट, दोनों को एक साथ, ऐसा थोड़ा है कि उसको ठंडा गर्म कर रहे हैं और जीन ऑफ इंटरेस्ट उससे दूर रखे हैं तो क्या वो जाएगा लेने वहां, ऐसा तो है नहीं, साथ ही में तो रखेंगे। तो बैक्टीरिया और साथ में क्या ले लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, पुट ऑन आइसी कोल्ड मीडियम, देन ऑन 40 डिग्री 42 डिग्री सेंटीग्रेड heat, then back on icy cold, रिजल्ट क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। इसको हीट शॉक मैकेनिज्म कहते हैं। तीसरा है माइक्रो इंजेक्शन। ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, इसमें एनिमल सेल में। जीन ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली इंजेक्ट इन न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म मत डालिएगा, था है जीन गन या बायोलिस्टिक्स, यहां तक हो गया सबका। जीन गन या बायोलिस्टिक में बम्बार्टमेंट करेंगे कौन से पार्टिकल, गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल कोटेड विद डीएनए। डीएनए बाहर होगा, चौथा है जीन गन या बायोलिस्टिक्स प्लांट सेल bombarded with गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल कोटेड विद डीएनए। और पांचवा है यूज करो डिसआर्म पैथोजन। वही कौन से, एग्रो बैक्टीरियम एंड क्या, रेट्रोवायरस। रिजल्ट क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट insert in host cell।
पॉइंट ये टिक कर लो, यहाँ हवाई लिखा हो सकता है इंसर्शन रीजन में मिल जाए। इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? लिखा है डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ये नहीं पास हो सकता किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ हवाई लिखा है क्योंकि मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है, तो हवाई का आंसर यहां लिख लीजिए। मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक क्यों होती है? क्योंकि लिपिड की बनी होती है, लिपिड पानी में तो डिजॉल्व होगा नहीं, तो लिपिड की बनी मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है। और डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन से पार हो ही नहीं सकता, यही मजबूरी है। तो फिर जबरदस्ती करना पड़ता है बैक्टीरिया टू टेक अप क्या, प्लाज्मिड। बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, कैसे? तो पहला तरीका है कि ट्रीट कर दो किससे, कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम, तो बढ़ा देगा इफिशियंसी, कि डीएनए क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा किसमें, बैक्टीरिया में, थ्रो द पोर याद रखिएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जबरदस्ती अंदर पहुंचाना है, कैसे? सेल और साथ में ले लो क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहले कहाँ रखो, आइस में रखो, फिर प्लेट करो कहाँ, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हुआ, हीट शॉक, फिर वापस कहाँ लाए, आइस। इससे बैक्टीरिया क्या करेगा, ले लेगा। कह रहा यही केवल तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं। एक तरीके का नाम माइक्रो इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीधे इंजेक्ट कर दो कहाँ, न्यूक्लियस ऑफ क्या, एनिमल सेल। एक और तरीका है, लेकिन सुटेबल किसके लिए है, प्लांट के लिए। क्या लिखा है, प्लांट सेल बम्बार्डेड विद द हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ एंड टंजस्टन, बस कोटेड विद डीएनए, ये याद रखिएगा। नाम बायोलिस्टिक या, और सबसे आखिरी में है लास्ट मेथड, देखो लिखा है डिसआर्म पैथोजन वेक्टर। वो क्या करेंगे, वो पहुंचा देंगे सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट में। कह रहा आगे पढ़ेंगे, तो आगे अगले एक लेक्चर का बच्चा है बस।